मैं एक डॉक्टर था और मेरी शादी एक चिट्ठी गंवार लड़की से हुई थी। मुझे उससे चिढ़ होती। वो मेरे माँ बाप के साथ गांव में रहती और मैं शहर में। मैंने शहर आकर एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की से शादी कर ली। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। जब माँ बाप का अचानक इंतकाल हो गया, मजबूरन मुझे अपनी जाहिर बीवी को शहर ले आना पड़ा और उसे सख्ती से कहा कि अगर किसी को बताया कि मेरी बीवी हूँ तो तलाक दे दूंगा। यूं वो मासी बनकर मेरी दूसरी बीवी की खिदमत करती। एक दिन मैं बीमार पड़ गया तो मेरी पहली बीवी रात में अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था जब मुझे किसी के हंसने की आवाज आई थी। पहले ये आवाज दूर से सुनाई दे रही थी, मगर जब मैं आहिस्ता आहिस्ता बेदार होने लगा तो महसूस हुआ कि ये आवाज तो मेरे बहुत के करीब से आ रही थी। आवाज अनानो थी, इसीलिए मैं झटके से उठ बैठा था। इर्द गिर्द देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने कमरे में रोशनी कर दी तो मेरा रूममेट उठकर बैठ गया। वो कहने लगा, क्या हुआ वकास, लाइट क्यों ऑन कर दी? मैंने उसे घूर कर देखा था और बोला, तुम फोन पर किसी लड़की से बात कर रहे थे ना? उसने ताज्जुब भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मेरा मोबाइल तो डेड हो गया है, वो देख चार्जिंग पर लगा है। मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने जल्दी से नफी में सर हिला दिया और बोला, कुछ नहीं यार, ख्वाब देखा था। उसने मुझे गुस्से से देखा और बोला, लाइट बंद कर दो, मुझे सोना है। मैंने कमरे में फिर से अंधेरा कर दिया था, मगर मैं मुताज्जिब था कि ये कैसी आवाज थी। मैंने सर झटका था और सोने की कोशिश करने लगा था, मगर नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं एक गांव में रहता था, मगर आला तालीम हासिल करने के लिए शहर में आन बसा था। मैं डॉक्टर बनना चाहता था। मैंने जी जान लगा कर अपनी तालीम हासिल की थी। अब मेरे डॉक्टर बनने में बहुत कम वक्त रह गया था। सुबह हुई तो फिर से पूरी भागम भाग लग चुकी थी। आधा दिन यूनिवर्सिटी में गुजर चुका था। जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो बेड पर ठहर गया था। गर्मी की शिद्दत ने मेरी हिम्मत मार दी थी। मैं अभी लेटा ही था कि मुझे फिर से लड़की के हंसने की आवाज सुनाई दी थी। मैं झट से उठ बैठा था और हैरत भरी नजरों से इधर उधर देखने लगा था। ये कमरा बहुत छोटा था, सामान भी मुख्तसर था, इसीलिए पूरा कमरा मेरी नजरों के सामने था। कोई भी तो नहीं था यहाँ। अभी जीशान भी वापस नहीं लौटा था, नहीं तो मैं समझता कि वो अपने दोस्त से बात कर रहा है। मैंने उठकर चेक किया तो बाथरूम भी खाली था। हंसी की आवाज भी थम चुकी थी। मैंने परेशान होकर अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी थी। फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर अब्बू कॉलिंग जगमगा रहा था। मैंने जल्दी से कॉल अटेंड कर ली थी। अब्बू की परेशान सी आवाज मेरे कानों में उभरी थी। वो कहने लगे, वकास, तुम कहाँ हो? मैं बोला, अब्बू मैं यूनिवर्सिटी से वापस आकर अब कमरे में बैठा हूँ। सब ठीक तो है ना? अब्बू कहने लगे, नहीं, सब ठीक नहीं है, तुम जल्दी से गांव वापस आ जाओ। अब्बू की बात सुनकर तो मेरे हाथों पैरों से दम ही निकल गया था। मैं बोला, क्यों अब्बू, ऐसा क्या हो गया है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो अब्बू कहने लगे, बेटा वालिदैन औलाद मांगते हैं ताकि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बने। तुम जानते हो ना कि तुम तो मेरी वाहिद औलाद हो। कल रात से तुम्हारी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। मैं तनतनहा उसे कभी अस्पताल लेकर जा रहा हूँ तो कभी किसी अस्पताल, मगर उसकी सेहत किसी तो भी बेहतर नहीं हो रही। तुम जल्दी से वापस आओ ताकि हम दोनों उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर चले। अब्बू की बात सुनकर मैं तो बहुत घबरा गया था। मैं बोला, अब्बू, ज्यादा परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है ना? अब्बू कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, पर तुम जानते हो कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं नहीं लेकर जा सकता तुम्हारी वालिदा को अस्पतालों में। मैं बोला, ठीक है अब्बू, आप फिक्र न करें, मैं शाम तक आपके पास पहुंच जाऊंगा। मैंने जल्दी से बस स्टेशन पे कॉल की थी और अपने लिए एक टिकट बुक करवा ली थी। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे जल्द ही टिकट मिल गई थी। मैंने अपना मुख्तसर सामान पैक किया और जीशान को भी एक मैसेज कर दिया था कि मैं गांव वापस जा रहा हूँ। सारा रास्ता बड़ी परेशानी में कटा था कि न जाने अब मेरी अम्मी को क्या हो गया है। दिल ही दिल में मैं उनकी सेहत के लिए दुआएं करता रहा था। शाम में घर पहुंचा तो अम्मी को निठान से बिस्तर पर पाया था। मैं उनके गले लगा तो अम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी भी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैं बोला, अम्मी क्या हो गया है, क्यों तबीयत खराब कर दी आपने? तो अम्मी कहने लगी, मैंने तुम्हारे बारे में अच्छा ख्वाब नहीं देखा था,
दिल बड़ा परेशान हुआ तो तबीयत खराब हो गई। मैं अम्मी की बात सुनकर चौंक गया। कहीं अम्मी के ख्वाब का ताल्लुक मेरे कमरे में गूंजने वाली हंसी से तो नहीं था। मैंने अम्मी से कहा, आप मेरा सदका दे देती, परेशान होने की क्या बात थी, आप मुझसे फोन पर बात कर लेती। खैर, मैंने अम्मी का ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया तो वो काफी हाई था। मैंने उनको टैबलेट्स दी और आराम करने के लिए कहा। मैंने चेक कर लिया था कि उनकी हालत अब अस्पताल लेकर जाने वाली नहीं है। वो पिछले डॉक्टर्स की दवाइयां खा के अब बहुत बेहतर हो चुकी थी। अम्मी ने मुझे देखा तो भी उनको सुकून मिल गया था। अब मैं अब्बू के साथ बैठा गुफ्तगू कर रहा था। सुबह हुई तो मैंने अम्मी से कहा, आपकी तबीयत अब ठीक है तो मुझे इजाजत है कि मैं वापस चला जाऊं। तब अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और अपने सर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें कसम है मेरी, इस बार तुम शादी करके ही वापस जाना। अगर तुम शादी किए बगैर जाओगे तो अगली दफा जब तुम वापस लौटोगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मुझे अम्मी से इस बात की तवक्को ही नहीं थी। मैं बोला, अम्मी आप कैसी बातें कर रही है, आपको पता है कि मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहता हूँ और प्लीज मेरे कुछ ही माह रह गए, फिर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। ऐसे में आप मुझ पर ये शादी की जिम्मेदारी मटा दें। अम्मी ने कह दिया कि मैं तुमसे अपनी बात कह चुकी हूँ। अगर तुम्हें मेरी जिंदगी प्यारी है तो फिर तुम्हें शादी करना ही होगी। शादी का तो अभी 5-6 साल तक मेरी जिंदगी में कोई प्लान नहीं था, लेकिन मुझे उस वक्त खुद पर बड़ी हैरत हुई जब मैंने अम्मी के एक बार कहने पर ही हथियार डाल दिए थे। अम्मी ने मुझसे शादी के लिए कहा तो मैंने ऊपर ऊपर से इनकार किया, मगर मेरा दिल तो अंदर से बिल्कुल राजी हो चुका था। जैसे मैं सदियों से शादी के लिए तैयार ही बैठा हुआ था। मुझे बहुत हैरत हुई कि मुझे अचानक से हो क्या गया है। मैंने कहा, अम्मी आप मेरी शादी किससे करवाना चाहती हैं? तो वो कहने लगी, मैं अपनी बहन की बेटी नबीला से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। मैं एकदम चौंक गया था। मैं बोला, अम्मी नबीला तो पढ़ी लिखी नहीं है, उसने तो शायद 5 क्लासे भी नहीं पढ़ी, अब फिर वो मेरी बीवी कैसे बन सकती है? आपको पता है कि मुझे शुरू से ही तालीम याफ्ता लोग अच्छे लगते हैं। अम्मी कहने लगी, डिग्री को तुमने क्या करना है, लड़की तो अच्छी है ना, मैं उससे तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा परेशान तो हुआ था कि मैं एक कम पढ़ी लिखी लड़की के साथ कैसे गुजारा कर सकता हूँ, मगर न जाने मैंने हामी क्यों भर ली और अम्मी से कहा, ठीक है जैसा आपको मुनासिब लगता है करें, मगर मैं ये शादी ज्यादा धूमधाम से नहीं करना चाहता। ये फंक्शन जिसका दिल जल्दी निगरा सके उतना ही बेटर है। अम्मी तो इतनी खुश हो गई कि वो उठकर नाचने लगी थी और फिर मेरे माथे पर बोसा देने लगी और कहने लगी, आज तुमने मेरा दिल बहुत खुश कर दिया है, अल्लाह तुम्हें भी दुनिया जहां की खुशियां अता करे। मैं मुस्कुरा दिया और अपने कमरे में आकर बैठ गया। अब मुझे खुद पर ताज्जुब हो रहा था और मैंने खुद को बोसा भी कि वकास तुम ये क्या करने जा रहे हो। मैंने सोचा कि अभी उठकर अम्मी को इनकार कर दूं कि मैंने पहले जज्बात में आकर शादी के लिए हमें भर दी थी, मगर मैं ये शादी नहीं करना चाहता। और रही बात नबीला से, तो वो तो बिल्कुल गई। अगर आपको ज्यादा ही जल्दी है मेरी शादी करने की तो कोई और लड़की ढूंढ ले, क्योंकि नबीला मुझे कभी भी पसंद नहीं रही थी। मैं सब कुछ करना चाहता था लेकिन कर नहीं सका था। वह यही सब बातें सोचता सोचता सो गया था, मगर थोड़ी देर बाद मेरी आंख अम्मी की आवाज से खुली थी। वो कहने लगी, मुबारक हो आकाश, मेरी बहन मान गई है, उसने नबीला के लिए तुम्हारा रिश्ता दे दिया है। अब कुछ ही दिनों में वो तुम्हारी बीवी बनकर इस घर में आ जाएगी। मैं चुपचाप बैठा रहा था, तब अम्मी मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, आकाश खुशी का मौका है, तुम इस तरह की शक्ल बनाओगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे मैं तुम पर जबरदस्ती कर रही। तुम खुशी मनाओ कि तुम्हारी जिंदगी का एक नया बाब खुलने वाला है। मैं अम्मी की बातें सुनकर मुस्कुरा दिया था और कहा, अम्मी आपने करना तो वही है जो आपने सोचा हुआ है, फिर आपको मेरी खुशी या नाखुशी से क्या फर्क पड़ता है। अम्मी कहने लगी, नहीं वकास ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, फिर घर में शादी की तकरीबात शुरू हो चुकी थी। मेरे कहने के मुताबिक सब कुछ सादगी से ही किया गया था। 1-2 फंक्शन नहीं, शादी निमट गई थी। हम बारात लेकर वापस आ चुके थे और अब मेरी दुल्हन मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। जबकि मैं छत पर खड़ा ये सोच रहा था
कि क्या मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए या नहीं। एक ऐसी लड़की जिसके साथ ना तो मेरी जहनी हमांगी है और ना ही वो तालीम याफ्ता है, मैं उसके साथ कैसे जिंदगी गुजारूंगा। सब कुछ सोचते सोचते काफी देर बीत गई थी। फिर मैंने सोचा कि अब जब शादी कर ही नहीं है तो मुझे अपने कमरे में भी चले जाना चाहिए। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी अभी तक घूंघट गिराकर बैठी हुई थी। मैं उसके पास जाकर बैठा और घूंघट पलट दिया था। ये देखकर तो मैं दंग ही रह गया था कि नबीना बहुत खूबसूरत हो चुकी है। मैं बोला, मैं बीना कैसी हूँ? तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, ठीक हूँ। वो मुझसे बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। उसका सर झुकता ही जा रहा था। मुझे उसकी अदा बहुत अच्छी लगी थी। मैंने नबीना को देखा तो ऐसा लगा कि ये वो लड़की है ही नहीं जिससे मैं इतनी नफरत करता था। ये तो कोई बहुत ही प्यारी भोली भाली सी लड़की है। मैंने नबीना को मुंह दिखाई का तोहफा दिया और उससे गुफ्तगू करने लगा था। मुझे नबीना अच्छी लगी थी। खैर, सुबह हुई तो अम्मी कमरे में आई और कहने लगी, मेरी बहू तुम्हें कैसी लगी? फिर मैं मुस्कुरा दिया और बोला, आपकी बहू अच्छी है। मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली हुई थी, इसीलिए मैंने ये पूरे 7 दिन अपनी बीवी के साथ ही बिताए थे। मुझे तो ये सोचकर हैरत होती थी कि मैं नबीना जैसी लड़की के साथ इस कदर खुश और मुतमईन कैसे हूँ। ऐसा लगता था जैसे नबीना ने मुझे मुकम्मल कर दिया है। उसके साथ ने मेरी जिंदगी को रंगीन बना दिया है। मैं उसके साथ अपने दिल की बातें करता था और वो मेरी बातें समझ भी लेती थी। हाँ, हम दोनों में तालीम का फर्क था, लेकिन वो मेरी जहनियत को समझ पा रही थी। मगर जब मैं कोई इंग्लिश का लफ्ज बोलता तो वो अटक जाती थी। तो फिर मैं उससे मतलब बता देता। वो मुझसे कहती कि अब तो मुझे भी आपके खातिर इंग्लिश सीखना पड़ेगी। तो मैं कह देता, इंग्लिश में माहिर होना किसी की भी जहानत जांचने का मयार नहीं है। तो मेरे लिए ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे तुम ऐसे ही कबूल हो। छुट्टी मुकम्मल हो गई तो मुझे अब वापस जाना था। मैंने अम्मी से इजाजत ली। तो वो कहने लगी, अपनी बीवी को भी साथ ले जाओ, वो तुम्हारे बगैर नाराज होगी। तो मैं बोला, अम्मी, ये शादी मैंने आप लोगों की नहीं की है। मेरी बीवी आपके पास रहेगी तो आपका दिल लगा रहेगा। मैं कमरे में गया तो नबीना बेड पर बैठी रो रही थी। मैं हैरान हुआ और बोला, क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? तो कहने लगी, मैंने सुन लिया है कि आप वापस जा रहे हैं। आपकी वापसी के डर से मैं रो रही हूँ। मेरा तो दिल अभी से बैठा जा रहा है। मैं तो आपके बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती। जाना जरूरी है तो मुझे भी ले चले। मैं बोला, नबीना, मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकता। मेरी मजबूरी है, क्योंकि शहर में मैं एक लड़की के साथ फ्लैट शेयर करता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकूंगा, लेकिन मैं तुमसे बातें करता हूँ कि हर हफ्ते की छुट्टी तुम्हारे पास गुजारने आया करूंगा। तुम कुछ महीने इस तरह गुजार लो, फिर मैं शहर में अपना घर ले लूंगा और तुम्हें अपने वालिदैन के साथ ले जाऊंगा। नबीना बड़ी मुश्किल से मानी थी। खैर, मैं वापस जाने लगा तो मेरा भी दिल नाराज हो रहा था कि मैं अपनी इतनी प्यारी और कम उम्र बीवी को कैसे छोड़कर जाऊं। मैं बस में जाकर बैठा तो नबीना के साथ बिताया हुआ एक एक लम्हा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मुझे नबीना पर बड़ा प्यार आ रहा था। पूरा रास्ता मैं नबीना की चुटबुली बातों को याद करके महजूज होता रहा था और आखिरकार मेरा सफर खत्म हुआ। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया था। मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। जब सोकर उठा तो देखा कि अम्मी की कॉल मेरे मोबाइल पर कई दफा आई हुई थी। मैंने कॉल बैक की तो अम्मी कहने लगी, बेटा, तुमने तो शहर पहुंचकर अपनी खैर खैरियत भी न दी और अपनी बीवी से बात कर दो। रो रो कर उसने अपनी आंखें सुझा दी है। उसने तो कुछ खाया भी नहीं। नबीना का जिक्र सुनकर अचानक से मेरे दिल को कुछ हुआ था। बेजारियत मेरे पूरे वजूद पर छा गई थी। अम्मी ने नबीना को कॉल दे दी तो वो सिसकियों के दौरान कहने लगी, मैं आपको बहुत याद करती हूँ, आप जल्दी से वापस आ जाए। उसके रोने की आवाज सुनकर मुझे खौफ हुई थी। मैं बोला, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन अब तुम रोना धोना बंद कर दो। इतना कहकर मैंने फोन बंद कर दिया था। अब मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं सोचकर परेशान हो रहा था कि मैंने अम्मी की बात क्यों मान ली। मेरा और नबीना का तो आपस में कोई जोड़ ही नहीं है। मुझे नबीना से चिढ़ होने लगी थी। मेरा दोस्त निशान कमरे में आया तो मुझे देखकर बड़ा खुश हो गया था। कहने लगा,
हाँ यार बताओ, मेरी मिठाई कहाँ है? मैं अपनी शादी के मुताबिक जीशान को फोन पर भी बता चुका था। मैंने नफी में सर हिलाया और बोला, नहीं यार, मेरी शादी जबरदस्ती हुई है, मैं कोई मिठाई लेकर नहीं आया। तो जीशान हंस दिया, कहने लगा, ये अच्छा बहाना है, मैंने फोन पर देखा था, तुम बहुत खुश थे, तुम अपनी बीवी की भी बहुत तारीफें कर रहे थे। अब जैसे कि शहर की हवा तुम्हें लगी है, तुम ये कहने लगे हो कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई है। ये कैसा मजाक है? मैं अपने दोस्त की बातें सुनकर चिंचिड़ा गया था। अब मैं हर वक्त परेशान रहता था। मैं अपनी शादी पर नाखुश था। मैं खुद को और उस वक्त को पूछता था जब मैं उस शादी के लिए रजामंद हुआ था। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी में बैठा था कि दो लड़कियां मेरे करीब से गुजरने लगी, मगर फिर वो रुक गई। एक लड़की दूसरी लड़की से कहने लगी कि देखो, इस इंसान के चेहरे पर दुख और परेशानी लिखी हुई है। ऐसा लगता है जैसे इससे कोई बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई है और ये उसको मिटाना चाहता है, मगर ऐसा नामुमकिन लगता है। मैं ये सब देखकर हैरान हुआ और बोला, ये सब क्या तमाशा हो रहा है? मेरा चेहरा पढ़ने की इजाजत तुम लोगों को किसने दी है? मुझे लगा था कि वो लड़कियां डरकर भाग जाएंगी, मगर पहले वाली लड़की अब भी वैसे ही बड़े गौर से मुझे देख रही थी और साथ ही साथ अपनी दोस्त से बातें भी कर रही थी। वो कहने लगी, रेखा, अब ये बंदा हम पर गुस्सा करेगा क्योंकि हमने इसके अंदर की बेचैनी को पकड़ लिया है। मुझे उसकी बातें कुछ दिलचस्प लगने लगी थी। मैं बोला, ये सब क्या हो रहा है? तो वो लड़की कहने लगी, मैं साइकियाट्रिस्ट बनने वाली हूँ और मैं लोगों के चेहरों को पढ़कर उनके अंदर का हाल जान देती हूँ, मगर मेरे दोस्त समय को मेरी काबिलियत पर शक था, इसीलिए मैं आज इसे पूरी यूनिवर्सिटी के चेहरे पढ़ पढ़ कर सुना रही हूँ। आप बताएं, आपके साथ वही मसला है ना जो मैंने बताया है? मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोला, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बताओ कि इस मसले से कैसे निकला जा सकता है? तो लड़की मुस्कुराकर कहने लगी, मेरा नाम नायाब है। अगर आप मुझे कैंटीन पर साथ ले जाएंगे और एक कप चाय पिला देंगे तो मैं आपका मसला हल कर दूंगी। मैंने नायाब से कहा, हाँ तुम चलो मेरे साथ। मैं और वो लड़की कैंटीन में बैठकर बातें करने लगे थे। वो लड़की बहुत ही अच्छी बातें करती थी। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में ख्याल आया था कि काश ये लड़की मेरी शरीका हयात बन जाती। मैंने कहा, नबीला जैसी गंवार लड़की के साथ शादी कर ली है। चाय खत्म हो गई तो नायाब उठने लगी। मैं बोला, मुझे अक्सर परेशानी लाक रहती है, अगर आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे देंगे तो आपसे बात करके मुझे अच्छा लगेगा। वो मुस्कुराती और कहने लगी, ठीक है, मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ। नायाब ने मुझे अपना नंबर दे दिया था। मैंने घर पहुंचते ही उसको कॉल की थी। उसने भी मेरी कॉल फौरन ही अटेंड कर ली थी। अब मैं उससे हर रोज बातें करने लगा था। वो भी मुझसे बातें करती थी। एक दिन कहने लगी, मैं किसी के साथ इतनी जल्दी घुलती मिलती नहीं हूँ। आप दुनिया के वाहिद शख्स है जिसके साथ बात करके मुझे अच्छा लगता है। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे भी तुम्हारे साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। दिल करता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में ही शामिल कर लूं। तो आगे से नायाब कहने लगी, रोका किसने है? ये बात सुनकर तो मैं तंग ही रह गया था। यानी ये सब इतनी आसानी से हो गया? मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैंने नायाब से कहा, मैं सादगी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई। तो नायाब कहने लगी, मुझे कौन सा ढोल बाजे चाहिए? मैंने उसे कहा, कोर्ट में जाकर निकाह कर लेंगे। तो उसने कहा, 4 दोस्तों को तो बुला लेते। मैंने उसकी बात मान ली और फिर यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्तों के साथ जाकर मैंने नायाब के साथ निकाह कर लिया था। अब मैं परेशान था कि नायाब को कहाँ रखूं। तो नायाब कहने लगी, मेरे वालिद ने फौत होने से पहले मुझे एक फ्लैट गिफ्ट किया था, हम दोनों वहीं पर रहेंगे। मैं नायाब को रुखसत करके उसी के फ्लैट में ले गया था। नायाब के वालिद फौत हो चुके थे जबकि उसकी अम्मी मुल्क से बाहर रहती थी और नायाब यहाँ पर अपने फ्लैट में तन्हा रहती थी। नायाब से शादी करके मेरी जिंदगी ही बदल गई। मैं हर वक्त खुश रहने लगा था। परेशानियां तो जैसे मुझसे दूर हो गई थी। नायाब जब हंसती तो मैं उसकी हंसी में खो सा जाता था। ऐसा लगता था जैसे ये हंसी तो मेरी जानी पहचानी सी है। खैर, अम्मी की बार बार कॉल आती थी। वो रोकी रोकी रहती थी। वो कहती थी कि अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं है तो ना से एक बार अपनी बीवी को ही मिल जाओ। अम्मी इस कदर गमगीन थी
کہ میں خود کو گاؤں جانے سے نہ روک پایا تھا۔ میں نے نایاب سے کہا، میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں، میری امی میرے لیے پریشان ہے۔ تو نایاب کہنے لگی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے ان سے کہا، چند دنوں کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ نایاب بڑی پریشان ہو گئی تھی، لیکن پھر میں گاؤں چلا گیا۔ اب میں نے 2 دن اپنی والدہ کے ساتھ بتائے تھے، ان کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا، جبکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ نبیلہ مجھ سے ناراض ہے۔ وہ میرے ساتھ بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اسی کو آخر جانا تھا اور میں نے بھی اس کو منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہم نے ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے یہ 2 دن بالکل اجنبیوں کی طرح گزارے تھے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ نبیلہ رات بھر روتی رہتی، سسکتی رہتی ہے، اور پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے والدین کے ساتھ وقت گزار کر واپس شہر آ گیا تھا۔ نایاب بہت ہی غصے میں رکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا آپ ہر وقت ایسے ہی ہوا کرے گا؟ تم مجھے چھٹی والے دن چھوڑ کر اپنی والدہ کے پاس چلے جایا کرو گے؟ میں نے کہا، ہاں ظاہر سی بات ہے، ہفتے کے باقی 6 دن تمہارے ساتھ گزار لیتا ہوں، 1-2 دن اپنی والدہ کے ساتھ گزار لوں گا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ پھر یہ ہوا کہ اگلے اتوار آنے سے پہلے ہی مجھے خبر ملی کہ میری والدہ اور والد اچانک سے انتقال کر گئے۔ یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن تھی۔ میں جلدی سے گاؤں پہنچا تھا۔ ان کی میتوں کو دیکھ کر مجھے ان کی موت کا یقین آیا تھا۔ نبیلہ سے سخت سے دقت ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ دونوں رات میں اچھے بھلے سوئے تھے، نہ جانے ان کو کیا ہو گیا ہے۔ مجھ پر یہ صدمہ پہاڑ کی طرح ٹوٹا تھا۔ میں نے اپنے والدین کی تدفین کروائی اور اب میں پچھلے 10 دنوں سے گاؤں میں ہی موجود تھا۔ میرا شہر جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے انوی کی شکل گھومتی رہتی تھی۔ وہ میرے وجود کے خاطر ترستی تھی اور اب میں ان کی آواز سننے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ چند دن گزرے تو نبیلہ نے مجھے خط دیا۔ اس نے کہا، یہ آپ کی والدہ نے لکھ کر میرے پاس محفوظ کروایا تھا۔ میں نے وہ خط دیکھا تو اس میں امی نے لکھا تھا، اپنی بیوی کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ والدین کے انتقال کے بعد میں نبیلہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، مگر میں امی کی وصیت تو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے نبیلہ کو کہا کہ تم بھی میرے ساتھ شہر چلو۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی کہ شاید اب اس کی زندگی بدل جائے گی، مگر میں نے اس سے کہا، شہر جا کر یہ ہرگز مت بتانا کہ تم میری بیوی ہو، بلکہ ملازمہ بن کر رہنا، کیونکہ میں وہاں شادی کر چکا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بسا بسایا گھر اجڑ جائے۔ میری بات سن کر نبیلہ کے چہرے کے تاثرات ایسے ہوئے تھے کہ جیسے وہ ابھی دکھ سے مر جائے گی۔ پھر دل اس کے لیے ناراض بھی ہوا تھا، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ نبیلہ نے اس چیز کو بھی برداشت کر لیا تھا اور میرے ساتھ شہر آ گئی تھی۔ میری بیوی نے جب نبیلہ کو دیکھا تو وہ غصے سے بولی، یہ کون ہے اور اسے ساتھ کیوں لے کر آئے؟ تو میں نے کہہ دیا، یہ میرے والدین کے گھر کی ملازمہ ہے، یہ بچپن سے ہی ہمارے گھر میں رہتی ہے، ان کے انتقال کے بعد اس کو یہاں لے آیا ہوں، یہ تمہاری ہیلپ کر دیا کرے گی۔ نایاب خاموش ہو گئی تھی۔ اب میں نے دیکھا تھا کہ میری بیوی سارا دن گھر کے کام کرتی تھی، جبکہ نایاب میرے ساتھ ہنستی بولتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر نبیلہ آہیں بھرتی رہتی تھی۔ ایک دن میں کام سے واپس آ رہا تھا کہ میرا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں معذور ہو گیا۔ نایاب میری حالت دیکھ کر پاگل ہی ہو گئی تھی، جبکہ نبیلہ بھی چپ چپ کر روتی رہتی تھی۔ اب میں سارا دن بستر پر پڑا رہتا تھا۔ نایاب اور نبیلہ دونوں ہی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک رات اچانک کسی کے ہنسنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی۔ یہ تو وہی ہنسی تھی جو میرے ہاسٹل میں مجھے سنائی دیتی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ مجھے 1 منٹ نہیں لگا یہ پہچاننے میں کہ یہ آواز تو نایاب کی ہے۔ کبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے نبیلہ کھڑی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، وقاص، آپ کے ساتھ ہی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ فقط آپ کی بیوی نایاب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے آپ پر کالا جادو کیا ہے۔ میں اس کی حقیقت جان گئی ہوں۔ ابھی وہ یہ سب باتیں مجھے بتا ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور نایاب اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس نے جب نبیلہ کو میرے ساتھ دیکھا تو وہ غصے سے آگے بڑھی اور نبیلہ کو بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی،
तुम इस वक्त मेरे शौहर के पास क्या कर रही हो? तो नबी ने चीख कर बोली, मैं तुम्हारी हकीकत बता रही हूँ। वकास के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे तुम हो। ये बात सुनकर नायाब रोने लगी थी। वो कहने लगी, हाँ मगर मैं ऐसा तो नहीं चाहती थी। मैं एकदम से फट पड़ा था। मैं बोलो, ये सब क्या हो रहा है? मुझे सीधी तरह से बताओ। नायाब फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, वकास, आपको याद है जब आपने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था तो मैं भी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई थी। मुझे आप पहली नजर में बहुत अच्छे लगे थे। मैं आपके इर्द गिर्द मंडलाती रहती थी, लेकिन आपने कभी मुझ पर नजरसानी नहीं की। मैं आपके इश्क में दीवानी हो चली थी और आपको हर सूरत पाना चाहती थी। मैंने 3 साल कोशिश की कि आपके नजरों में आ जाऊं, मगर ऐसा न हुआ। तो मजबूरन मुझे काले जादू का सहारा लेना पड़ा था। मैं आपकी नजरों में आना चाहती थी। मैं चाहती थी कि हर जगह आपको मैं ही नजर आऊं, आप मुझे ही सुनते रहो बस। नायाब की बातें सुनकर मुझे पता चला कि ये हंसी की आवाज भी मुझे नायाब के जादू की वजह से ही आती थी। है, नायाब बोली, मैंने आप पर काला जादू किया था कि आपके अंदर शादी करने की चाह पैदा हो जाए, क्योंकि मैं प्लान कर चुकी थी कि मैं आपकी जिंदगी में आऊंगी। कि तुमसे बाद में पता चला कि आप गांव गए हुए हैं और आपकी वालिदा ने आपकी शादी जबरदस्ती अपनी बहन की बेटी से करवा दी है। मुझे लगा था कि उस शादी के लिए आपने हामी भी इसीलिए भरती थी क्योंकि मेरा जादू उस वक्त आप पर काम कर रहा था। लेकिन जब मुझे ये खबर पहुंची तो मैं टूट कर रह गई थी। इसीलिए मैंने जादू की नौयत बदल दी थी। अब मैं आपके सामने आई। उस जादू के असर के तहत आपको मैं अच्छी लगने लगी थी। फिर हमने शादी कर ली, लेकिन आपकी अम्मी तो पीछे ही नहीं हटती थी। वो बहाने से आपको गांव बुलाती रहती थी। मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको आपकी बीवी अच्छी लगने लगे। इसीलिए मैंने ऐसा जादू करवाया कि आपके वालिदैन दोनों ही मर गए। लेकिन हद तो तब हुई जब आप अपनी बीवी को साथ ही ले आए। मगर इस बात की खुशी भी थी कि आपका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था और आपने उसे घर की मां से बना दिया था। मगर मैं ये सब भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने जादू करवाया कि ये लड़की हमारी जिंदगी से निकल जाए। न जाने जादू उल्टा क्यों पड़ गया और आपका एक्सीडेंट हो गया और आप मासूम हो गए। वकास, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, दीवानगी की हद तक। आप जानते हैं ना, आपके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। ये सब बातें सुनकर तो मेरा दिमाग फटने वाला हो गया था। मैं बोला, मुझसे मेरी हर खुशी छीनने के पीछे नायाब तुम्हारा हाथ था। तुमने मुझ पर काला जादू किया था और आप मुझे कह रही हो कि मुझसे मोहब्बत करती हो। मुझे नायाब से खौफ आने लगा था। मैं उससे दूर दूर आने लगा था, जबकि वो मेरे लिए तरसती रहती थी। अब मैंने नायाब का फ्लैट छूने का इरादा कर लिया था। मैंने नबीना से कहा, अपना सामान पैक करो, हम वापस गांव जाएंगे। लेकिन जब ये बात नायाब ने सुनी तो वो गुस्से से पागल हो गई थी। वो घर की चीजें उठा कर मारने लगी थी। उसने नबीना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तब मैंने नायाब को तलाक दे दी थी। आज मैं वापस गांव आ गया। मुझे मालूम है नायाब मुझे खो देने के बाद अब ज्यादा जुल्मी हो गई है और वो मेरे ऊपर मजीद काले जादू करने लगी है। लेकिन शुक्र है कि मेरी बीवी एक नमाजी परहेजी औरत है। वो घर में रोजाना सूरह बकरा की तिलावत करती है। सारा दिन वक्फे से कुछ पर मौज़तें पढ़कर भूखी रहती है। हमने काले जादू से बचने के लिए तावीज भी दिए हुए। अल्लाह के नाम की बरकत से अब मेरी टांगें तो ठीक हो गई, लेकिन अक्सर मुझे नायाब की शक्ल दिखाई देती है और मुझे बहुत खौफ महसूस होता है। इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो चीज उसके नसीब में है वो उसको हर हाल में मिलकर रहेगी, लेकिन जो चीज उसके मुकद्दर में नहीं है, अगर वो किसी से छीन भी ले तो भी उसके जबरों में से निकल जाती है। इसीलिए जो आपके पास है हमेशा उसमें राजी रहे। गलत तरीकों से छीनी गई चीजें और रिश्ते कभी भी फायदा नहीं देते।